हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में राजपूत काल अर्थात राजपूत वंशों से जुड़े हुए इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये राजपूतों के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर हम लोग दो सीरीज में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग कुछ पॉइंट्स को ध्यान देंगे, जैसे ये राजपूतों के संबंध में परिचय, इनके उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत है, भारत के किन क्षेत्रों में इनका विस्तार था और प्रमुख राजवंश कौन थे, और फिर इन विभिन्न राजवंशों से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। तो दो वीडियो की श्रृंखला में हम लोग इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ही क्रम में राजपूत काल। अभी सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं परिचय से। राजपूत कौन थे, क्या थे, इसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो संस्कृत में एक शब्द है राजपुत्र, इसी शब्द से निकल करके आया है राजपूत। तो राजपूत वास्तव में कौन थे, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग समझ लें तो हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में एक काल आता है जिसमें हर्षवर्धन शासन करता है और वर्धन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक बनकर के उभरता है। 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के पश्चात संपूर्ण भारत में कोई भी एक बड़ा राजा नहीं बचता है जो पूरे भारत पर शासन स्थापित कर सके। इसी क्रम में दक्षिण भारत में हम लोगों ने देखा कि कई छोटे छोटे नए राज्यों की उत्पत्ति होती है और वो दक्षिण भारत में शासन करते हैं। लेकिन इसी काल में 647 ईस्वी के बाद भारत के उत्तर पश्चिम भाग में खास करके गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि क्षेत्रों में कुछ नए शासक उभर करके आते हैं जो सत्ता को संभालते हैं। यही शासक राजपूत शासक के रूप में जाने जाते हैं। ये राजपूत शासकों का दौर जो है वह लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। कहीं कहीं किसी बुक में 8वीं से 12वीं शताब्दी भी लिखा गया है। इस पूरे काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट में क्या समझेंगे हम लोग कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कई छोटे छोटे नए राजपूत वंशों का उदय भारत के उत्तरी भाग में हुआ, उनके द्वारा जो शासन 7वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के अलग अलग भागों में चलाया गया, वह काल राजपूत काल के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें राजपूतों की राजनीतिक स्थिति की, तो इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखती है कि ये आपस में ही संघर्ष करते हैं और साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। तो सभी राजपूत वंशों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनसे जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परिचय में आप इतना जरूर जान लें कि राजपूतों की स्थिति किस प्रकार से उभर करके सामने आई और किस दौर में उभर करके सामने आई। किसी एग्जाम में 7 से 12वीं शताब्दी तक दिया जा सकता है, किसी एग्जाम में 8वीं से 12वीं। तो आप प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार इसके उत्तर का चयन कर सकते हैं। अब राजपूत आखिर थे कौन जो अचानक 700 ईस्वी के बाद भारत में आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में राजा बनकर के स्थापित हो जाते हैं। तो इसके उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग राय व्यक्त किए हैं। इस संबंध में सभी इतिहासकारों के मत अलग अलग दिखाई देते हैं। 3-4 सिद्धांत है जिसको लेकर के कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो 2 सिद्धांत जो है वो सबसे प्रमुख है। एक है जहां विदेशी इतिहासकारों की बात आती है तो वो कहते हैं कि राजपूत जो है वह वास्तव में विदेशी जातियों से संबंधित रहे हैं और जो आक्रमणकारी कभी भारत में आए थे वो यहीं बस गए और यहीं बसने के बाद वो बाद में चल करके राजपूतों के रूप में उभर करके सामने आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मत है वो भारतीय इतिहासकारों का एक मत है जो कहते हैं कि नहीं, राजपूत बाहरी नहीं थे बल्कि प्राचीन काल में जो आर्य थे या जो क्षत्रिय थी वही आगे चल करके राजपूत के रूप में उभर करके सामने आते हैं। तो 2 प्रमुख मत तो देखने को मिलते हैं। एक तीसरा मत है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। तो आइए इन्हीं बिंदुओं पर देखते हैं और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो विदेशी इतिहासकारों में नाम उभर करके आता है कर्नल जेम्स टॉड का। ये याद रखेंगे क्योंकि इनसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। स्मिथ का और कनिंघम का, ये 2-3 विदेशी इतिहासकार हैं जो भारतीय राजपूत जाति को विदेशी जाति कह करके संबोधित करते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड का विचार है कि जो सीथियन जातियां पहले भारत में आई थी, वही जाति बाद में चल करके राजपूत के रूप में उभर करके सामने आते हैं। वहीं स्मिथ जो कि एक विदेशी इतिहासकार है, उसका मानना है कि शक और कुषाण जो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करके आते हैं, वही आगे चल करके भारतीय जातियों के साथ घुल मिल जाते हैं और आगे चलकर राजपूत के रूप में उभरते हैं। तो स्पेशली कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ मुख्य रूप से इन्हें विदेशी जाति मानते हैं। इसका मूल कारण ये भी है कि ये इतिहासकार विदेशी थे, इसलिए इनकी जो सोचने की जो तरीके थे या कह सकते हैं इतिहास देखने का जो तरीका था, उस दृष्टि से इन्होंने देखा। इसके अलावा कनिंघम ही ये मानते हैं कि शक और कुषाण जाति ही बाद में जा करके राजपूतों के रूप में उभर करके भारतीय इतिहास में सामने आते हैं। लेकिन इससे अलग कुछ भारतीय इतिहासकार जैसे गौरीशंकर, हीराचंद ओझा जो कहते हैं कि नहीं, प्राचीन क्षत्रिय जो जातियां थी जो आर्य से संबंधित थे, उन्हीं जातियों के वंशज बाद में चल करके राजपूतों के रूप में उभर करके सामने आते हैं। तो आपको यहाँ पर एक मत याद रखना है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, GH ओझा का, जिनका मत था कि प्राचीन क्षत्रिय जातियां ही बाद में चल करके राजपूतों के रूप में उभर करके सामने आते हैं। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण मंत्र है वह है चंद बरदाई का। आप जानते होंगे कि चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना उसने की थी, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे। उसने अपनी पुस्तक में यह एक अलग सिद्धांत दिया है, वह है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। ये अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो चंद बरदाई कहता है कि जब दुश्मनों का या अताताइयों का जब एक प्रकार से माहौल बहुत गंभीर हो गया, तो ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान उन्होंने दुष्टों के नाश के लिए भगवान से प्रार्थना की और अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां निकल करके बाहर आई और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की मदद की उस दुष्टों के नष्ट में जो उन्हें परेशान करते थे, ऋषियों को परेशान करते थे। तो माउंट आबू पर्वत से अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों का जन्म हुआ। यह सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? चंद बरदाई से। कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का कि कौन सी 4 जातियाँ थी जो अग्निकुंड से उत्पन्न होकर के आई थी। तो यहाँ पे प्रमुख जातियों का लिस्ट दिया गया है। इसमें पहला है गुर्जर प्रतिहार। यही प्रतिहार वंश जो है ये अग्निकुंड से संबंधित थे। चौहान जो थे ये भी अग्निकुंड से संबंधित थे। परमार जो थे ये भी अग्निकुंड से संबंधित थे। और चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, यह भी अग्निकुंड से संबंधित थे। इसको याद रखने के लिए बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि परमार और प्रतिहार दोनों PP और चौहान और चालुक्य ये दोनों CC। तो PP CC करके आप आसानी से याद रख सकते हैं कि परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान ये 4 ऐसी जातियां थी राजपूतों की जिसके संबंध में ये कहा जाता है चंद बरदाई द्वारा कि माउंट आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड के यज्ञ से यह निकल करके बाहर आए थे। हालांकि कई अन्य इतिहासकार इसे एक काल्पनिक कथा के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं गोपीनाथ शर्मा की। गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ये दोनों कहते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इनका मानना यह है, चूंकि ये ब्राह्मणों से संबंधित इतिहासकार रहे हैं, इसीलिए इनका मानना है कि आगे चल करके जो राजपूतों के रूप में उभर करके नई जातियां आती हैं, ये कोई अन्य जातियां नहीं थी बल्कि ये ब्राह्मणों के ही वंशज थे। तो इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के कई प्रकार के अलग अलग सिद्धांत प्रचलित रहे। इन्हीं सिद्धांतों को फिर से एक से क्रम से देख लेते हैं। कुछ विदेशी इतिहासकार भारतीय राजपूत जाति को विदेशी जाति बताते हैं। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा इसे प्राचीन क्षत्रियों या आर्यों की संतान के रूप में देखते हैं।
चंद्रबरदाई अग्निकूट सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं और गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर जो हैं वो ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने भारतीय राजपूत जातियों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के रूप में भी विभाजित किया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि चंद्रबरदाई की पुस्तक एवं कर्नल जेम्स टॉड द्वारा ये कहा गया है कि भारतीय राजपूतों की कुल 36 गोत्र या कुल थे। ये राजपूतों की संख्या कितनी बताई गई है तो 36। ये कई प्रश्न भी पूछे गए हैं एग्जाम में कि राजपूतों की कितनी जातियां थी या कितने गोत्र या कितने कुल थे, तो 36। इन 36 राजपूतों को अगर विभाजित किया जाए तो उनके उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सूर्यवंशी राजपूतों की संख्या 10 बताई गई है जो सूर्य के वंशज माने जाते हैं। इसके अलावा चंद्रवंशी राजपूतों की संख्या 10 बताई गई है और अग्निकुंड से जन्म लेने वाले राजपूतों की संख्या 4 बताई गई है। जो मैंने अभी बताया कि चंद्रबरदाई ने जो बताया था, तो 4 कौन से राजपूत थे आप आसानी से याद रख सकते हैं। और ऋषि वंश से संबंधित 12 राजपूतों के संबंध में कहा गया है। तो 10, 10, 20, 4, 24 और 12 36 राजपूत वंशों के संबंध में जो है बताया गया है कि ये 36 राजपूतों की जातियां थी और इसके संबंध में कर्नल जेम्स टॉड और चंद्रबरदाई दोनों ही कहते हैं। अब आते हैं, ये राजपूतों के उत्पत्ति को हमने समझा, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से राजपूतों की श्रृंखला के शुरुआत को हम लोग राजपूत काल के रूप में जानते हैं, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा। दूसरा पॉइंट था उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने देखा कि राजपूत अचानक भारतीय राज्य क्षेत्र में आते हैं और एक शासक के रूप में उभरते हैं। इसको लेकर के अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। अब तीसरा देखते हैं कि कौन से राजपूत किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे और भारत के किस क्षेत्र में स्पेशली राजपूत विस्तृत थे। तो बात करें तो महाराष्ट्र के सीमा से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली का क्षेत्र, यूपी का कन्नौज क्षेत्र आदि ये पूरी तरह से राजपूतों के क्षेत्र के रूप में प्रचलित था। यह वह दौर था 700 से 1200 ईस्वी, जब भारत में किसी एक प्रमुख शासक के दौर में नहीं था, जबकि छोटे छोटे कई बड़े राजा देखने को मिलते हैं। यही वो दौर था और इसे राजपूत काल से कहा जाता है। दूसरा, यही वो समय था जब अरबियन क्षेत्र से भारत में इस्लाम का प्रवेश हो रहा था। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी, गजनबी, उससे पहले जो है मोहम्मद कासिम आदि भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो उसी दौर में भारत के क्षेत्र में जो वंश शासन कर रहे थे वो राजपूत थे। तो इन राजपूत वंशों का विस्तार स्पेशली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब किस क्षेत्र में कौन से राजपूत थे, थोड़ा उसको मैप के दौरान देख सकते हैं। बात करते हैं गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, तो गुज्जर प्रतिहार राजपूत थे। चूंकि यह प्रतिहार राजपूत गुजरात क्षेत्र में शासन करते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया था गुर्जर प्रतिहार। तो गुज्जर प्रतिहार जो राजपूत के रूप में प्रचलित हुए, ये गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जब गुज्जर प्रतिहारों का दौर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो इसी क्षेत्र में चालुक्यों का शासन देखने को मिलता है। और आपने पढ़ा था पिछले वीडियोज में कि चालुक्य ही वो शासक थे जिन्होंने गौड़ी को जो है रोकने का प्रयास किया था या पराजित किया था। तो गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य ये दोनों का जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से गुजरात था। चौहान राजपूत की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के संबंध में आपने पढ़ा है कि सबसे महत्वपूर्ण राजपूत शासकों में उन्हें जाना जाता है। इनका शासन का जो क्षेत्र था वो स्पेशली अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र जो है वो शासन के लिए प्रचलित था। अजमेर से लेकर के दिल्ली तक चौहानों का शासन चलता था। हालांकि दिल्ली जो देश की वर्तमान राजधानी है नई दिल्ली, इस दिल्ली की स्थापना जो है तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने किया था और वह चौहान वंश का जो है वो एक प्रकार सा संबंध था। पृथ्वीराज चौहान का जो है वो ननिहाल था, यानी उसके मामा का घर था। इस प्रकार से चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान न केवल अजमेर का शासक रहा बल्कि दिल्ली का भी शासक बन जाता है।
इसके अलावा परमार वंश की बात करें तो परमार वंश का शासन क्षेत्र मुख्य रूप से मालवा का क्षेत्र था, जहां वो शासन करते थे और धार नगरी इनकी राजधानी थी और धार उस समय प्रमुख विद्या केंद्रों के रूप में प्रचलित था। राजा भोज जो है वो परमार वंश के सबसे प्रमुख शासक थे। इसके अलावा गहरवाल वंश की बात करें तो कन्नौज के क्षेत्र में शासन करने वाले वंश का नाम ही गहरवाल वंश था और आपने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के संबंधित वीडियो में कि जयचंद इस वंश का शासक था, जिसे उसने 1194 में पराजित कर दिया था चंदावर के युद्ध में। तो इस तरह से यह वह क्षेत्र था जिस क्षेत्र में मुख्य रूप से राजपूतों का शासन देखने को मिलता है। इसके अलावा जिस समय भारत में मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ होते हैं, भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर पाकिस्तान जो वर्तमान में है उस क्षेत्र में हिंदू शाही राजवंश देखने को मिलता है, जिससे कई बार संघर्ष जो है वो गजनबी और गजनबी से पहले देखने को मिलता है। तो उस क्षेत्र में हिंदू शाही वंश शासन कर रहे थे। तो ये भौगोलिक स्थिति अगर आप समझ लेते हैं तो उसके बाद इस वंशों से जुड़े हुए केवल ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट को आपको याद रखना है, जो बहुत ही आसान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र विस्तार को भी आपने समझा होगा और उस समय के कंडीशन को भी आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं प्रमुख राजपूत वंशों की ओर, जो इस 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत के अलग अलग भागों में शासन करते हुए देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है गुज्जर प्रतिहार, जो गुजरात और दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। इसके संबंध में हम लोग पर्टिकुलर रूप से सभी वंशों के संबंध में जो मुख्य बिंदु हैं जो प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं उसको पढ़ेंगे। दूसरे जो प्रमुख शासक थे वो थे चौहान, जो राजस्थान क्षेत्र से लेकर के दिल्ली तक शासन कर रहे थे। राजस्थान में अजमेर क्षेत्र चौहानों का प्रसिद्ध क्षेत्र था, लेकिन मैंने अभी बताया कि दिल्ली क्षेत्र में भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा शासन चलाया गया था। इसके अलावा परमार वंश की बात करें तो ये मालवा क्षेत्र में शासन कर रहे थे और धार नगरी जो थी इनकी राजधानी के रूप में थी और काफी प्रचलित क्षेत्र था। इसके अलावा चालुक्य, जिसे सोलंकी राजपूत के रूप में भी जाना जाता है, इनका क्षेत्र भी गुजरात था और आप माउंट आबू पर्वत के संबंध में चालुक्यों के संबंध में भी आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े होंगे। तो ये चालुक्यों का शासन, और यही वो 4 राजपूत हैं जिन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो चंदेल वंश। चंदेल वंश जो थे वो राजपूतों की एक प्रमुख शाखा थी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन करते हैं जब गुज्जर प्रतिहार वंश समाप्त हो जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश जब कमजोर पड़ता है तो चंदेल वंश बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए शासक के रूप में उभर करके सामने आते हैं। इसके अलावा सिसोदिया वंश के संबंध में आप पढ़ सकते हैं, जो मेवाड़ राजस्थान के क्षेत्र में शासन करते हैं। और सबसे लास्ट गहरवाल वंश, जो कन्नौज के क्षेत्र में शासन कर रहे थे, जिसका एक प्रमुख शासक जयचंद था। तो इस तरह से यही वो प्रमुख राजपूत वंश है जिनसे विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आसानी से जो है आप विभिन्न राजपूत वंशों के संबंध में भी पढ़ करके याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो 36 राजपूतों की शाखा थी ये 4 भागों में बटी हुई पाई जाती है, लेकिन केवल एक चौहान वंश ऐसा था जो बाद में चल करके 24 भागों में टूट जाता है। तो पहले तो केवल ये 36 थे, उसमें से केवल एक अकेला चौहान फिर बाद में 24 भागों में टूट करके राजपूतों की कई शाखाएं बन जाती हैं। तो राजपूत कई शाखाओं में विभाजित थे, आपस में ही इनका संघर्ष चलते रहता था, जिसका लाभ उठा करके विदेशी आक्रमणकारी गजनबी और गौड़ी भारत में प्रवेश करते हैं और भारतीय राजपूत राजाओं को पराजित करते हैं और भारत के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। राजपूतों के पतन का दौर कब शुरू होता है तो उसमें सबसे प्रमुख है 1192 का द्वितीय तराइन युद्ध, जिस युद्ध में आपने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाता है। उसके बाद भारत से राजपूतों की स्थिति लगभग समाप्त होने लगती है और 1206 वह ईस्वी है जब
भारत में सल्तनत काल की स्थापना की जाती है, गुलाम वंश या दास वंश कहें उसकी स्थापना की जाती है और यहाँ से प्रारंभ होता है एक ऐसा इतिहास जिसमें राजपूत बाहर हो जाते हैं और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका इतिहास शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने मूल रूप से राजपूतों के परिचय, उत्पत्ति, क्षेत्र विस्तार और प्रमुख राजपूत वंशों के संबंध में पढ़ा। अगले वीडियो में जो राजपूत वंश का दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग मूल रूप से गुर्जर, चौहान, परमार, चालुक्य, चंदेल, सिसोदिया और गढ़वाल वंश के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पढ़ेंगे। तो ये मैप और ये पॉइंट्स निश्चित रूप से आप ध्यान में रखेंगे ताकि अगले वीडियो को आप बेहतर रूप में समझ सकें। इसके अलावा मैं बता दूं कि टेलीग्राम ऐप जो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज नाम से चलता है, उस टेलीग्राम में जाकर के एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर पीटी को लेकर के प्रतिदिन के टास्क रिलेटेड एक सीरीज शुरू की गई है जिसमें प्रतिदिन कुछ वीडियो के लिंक दिए जाएंगे और शाम में वहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि उससे भी आपको ढेर सारे लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ वहां क्वेश्चन के पीडीएफ भी उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप जाकर के जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। तो धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और एक और अपील, एक पौधा एडुटेरिया के नाम जरूर लगाएं और उसका ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।